खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड याद रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के यदि बोर्ड में बात की जाए तो ये 2 से 5 नंबर में पूछा जाता है। यदि इसकी नीट में पूछी जाए, नीट की बात की जाए तो नीट में इससे अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और ये तो बात हुई बोर्ड की और नीट की। अब बोर्ड और नीट के लिए ही नहीं, आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक पर्सन के लिए, हर एक कपल के लिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो कपल नहीं भी हो, एक सिंगल पर्सन ही क्यों ना हो, हर एक बॉयज़ हर एक गर्ल्स सभी के लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर, जो कि हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक महीने होता है। देखिए, सबसे पहला तो एक मैं आप लोगों के बीच की मिथ एक दूर कर दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पीरियड्स दे बोथ आर डिफरेंट, दे नॉट आर सेम। एक के अंदर दूसरा है, ठीक है, बट दोनों सेम नहीं है। अलग कैसे है आज आप लोगों को पता चलेगा कंप्लीट डिटेल नॉलेज में, ठीक है। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता क्या है कि फीमेल्स को हर महीने होने वाला एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये सभी फीमेल्स प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स में जैसे कि आते हैं मंकी हो गए, बंदर हो गए, लंगूर हो गए, एप्स, ह्यूमंस हो गए, यानी कि फीमेल्स में, ठीक है। ऑब्वियसली ये मेल्स में होता नहीं है, फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स फीमेल्स में होता है, जैसे कि मंकी हो गया, एप हो गया और ह्यूमंस हो गए, ठीक है। अब देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, ये अप्रॉक्स 28 to 29 डेज का होता है। किसी में 28 डेज, किसी में 29 डेज, ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स। किसी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज जो होता है वो 28 to 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब उसको बोलते हैं मेनार्क। याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड और हर एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब उस फेज को बोलते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तब उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज। एंड याद रखिएगा, जो मेल्स होते हैं, मेल्स अप्रॉक्स 45 to 50 ईयर्स तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, एंड जो फीमेल्स होती है वो अराउंड 40 to 45 ईयर्स तक बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एट 45 to 50 ईयर्स फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। वैसे यहाँ पे जनरली 50 to 45 लिखा हूँ, बट यहाँ पे इसको आप 42 to 45 कर दीजिए, ठीक है। तो जो 40 to 45 ईयर्स का एज जो होता है फीमेल्स के लिए, वो फर्टाइल पीरियड होता है जब वो बच्चे पैदा कर सकती है। बिकॉज तभी क्या होता है, वो ओवम प्रोड्यूस कर पाती है, अदरवाइज बाद में वो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। और जब वो बाद में ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली वो माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है तो उस फेज को बोलते हैं मेनार्क, एंड जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तब उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज का होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्राइमेट्स फीमेल्स में होता है, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गए,
इनमें फीमेल्स में ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखिए अब जो स्टेजेस है ना, सभी टीचर को पढ़ाने का एक अपना अपना तरीका होता है। कोई इसको 3 फेज में बताते हैं, कोई इसको 4 फेज में बताते हैं। ठीक है, बट मैं जो बताऊंगा वो मैं 4 फेज में बताऊंगा कि 4 फेज मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर तरीके से ये समझ सकते हो आप इन चारों फेजेस को। देखिए इट हैव 4 फेज, अभी अभी मैंने बताया इसके पास 4 फेज होते हैं। अब देखिए जो पहला फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। मैंने क्या बताया था आपको कि अप्रॉक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 टू 29 डेज का होता है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अप्रॉक्स 28 टू 29 डेज का होता है। अब उसमें मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, अब देखिए अब आपको बताता हूं, मेंस्ट्रुअल फेज को ही बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इसी फेज में क्या होता है, फीमेल्स को ब्लीडिंग होता है। ठीक है, वो जनरली 4 से 5 दिन का वो फेज होता है। इसी फेज को जनरली जो है वो वो जो फीमेल्स है वो बोलती है पीरियड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 to 5 डेज जो होता है वो होता है पीरियड्स वाला डेज, जिस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज। तो 5 दिन हो गया आपका किसका, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लीडिंग होता है, पीरियड्स होते हैं। उसके बाद 5वें दिन के बाद आता है प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज जिसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, और ये फेज 6th डेज टू 13th डेज तक का होता है, यानी कि अप्रॉक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 8 डेज का होता है। तो 5 + 8। ओवुलेटरी फेज, जो ओवुलेटरी फेज होता है ये 1 दिन का होता है 14वें दिन पे, तो 1। और लास्ट में है सेक्रेटरी फेज जिसको बोलते हैं लुटियल फेज, जो 14 दिन का होता है, तो +14, ये टोटल हो गया आपका 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल का के डेज। अब ये मत समझिए कि इसको मैंने ऐसे ही बताया तो आप लोगों को समझ में हो सकता है नहीं भी आया हो, अभी इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो बस मैंने यहाँ पे डेज आपको काउंट करवा दिया है कि जो उसके 4 स्टेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल फेज जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, वो 1st to 5th डेज का होता है। दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज जिसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, वो 6th to 13th डेज का होता है। ओवुलेटरी फेज 14वें दिन को बोलते हैं, और सेक्रेटरी फेज जो होता है जिसको लुटियल फेज भी बोलते हैं वो 14 दिन का होता है। तो टोटल 28 डेज हो गया। अब हम इनके एक एक फेज के बारे में जानने वाले हैं कि इनका हर एक फेज क्या कहता है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज पे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज, पिछले वाला आप लोग नोट किया है, यदि नहीं किया हो तो फटाफट से इसको कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए चलिए अब आते हैं हम पहले फेज के बारे में जानते हैं, पहले फेज के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ठीक है, देखिए जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इन दिस स्टेज प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन बिकम्स स्टॉप, so contraction of cyclic chain occur in endometrium wall of uterus। यूट्रस गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है उसमें कुछ उसमें जो साइक्लिक चेन होता रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो फीमेल्स को जो पीरियड्स होता है उसी फेज को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट पॉइंट है, ठीक है, जो कि सभी के लिए जानना ये जरूरी है। ठीक है,
कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स में जो फ्लूइड निकलता है, जो डिस्चार्ज होता है, उसमें क्या क्या होता है? तो एक तो होता है डीजेनरेटिव एंडोमेट्रियल वॉल, डीजेनरेटिव एंडोमेट्रियल वॉल। दूसरा होता है ब्लड वेसल, दूसरा होता है ब्लड वेसल। तीसरा होता है ओवम, चौथा होता है म्यूकस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ब्लड। ठीक है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वॉल था जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एक तो वो, दूसरा ब्लड वेसल, ओवम, म्यूकस और साथ ही साथ ब्लड। जो पीरियड्स होता है उनमें इन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में और अंदर। ठीक है, देखिए जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है कि जिसका कंपोजिशन जो होता है, जिसके कंपोजिशन में डीजेनरेटिव एंडोमेट्रियल वॉल था, फिर ब्लड वेसल था, ओवम था, म्यूकस था, ब्लड था। तो वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो हमेशा लिक्विड वाले फेज में होता है। वाई लिक्विड वाले फेज में होता है हमेशा? वो क्यों लिक्विड वाले फेज में होता है, इसका भी एक कारण है। याद रखिएगा, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि उसको हमेशा लिक्विड स्टेट में रखता है। इस फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम को मार्क कर लीजिएगा VVI, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो हमेशा लिक्विड वाले फेज में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखिए। इन मेंस्ट्रुअल फेज लो बीपी एंड हाई टेम्परेचर अकर्स। मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें पीरियड्स हो रहा था, तो ऑब्वियसली जब फीमेल्स को पीरियड्स होंगे, जब वो उनका पीरियड्स चल रहा होगा, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, उस फेज में जो उस फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा और उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि लो ब्लड प्रेशर हो गया या फिर हाई टेम्परेचर हो गया या फिर ऐसा लगे कि बुखार टाइप का हो रहा है, तो नो, आपको फीवर नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है कि जब भी आपको किसी फीमेल्स को पीरियड्स होगा, यानी कि जब भी वो मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज में होगी, तब उसको ये हाई टेम्परेचर और लो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो फेज है हमारा वो है प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिक्यूलर फेज भी जिसको बोलते हैं। अब इस फेज में होता क्या है, देखिए, इन दिस फेज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीजेस। ठीक है, जो ये दूसरा वाला जो फेज है, यानी कि जब फीमेल्स को पीरियड्स हो गया उसके बाद वाला जो फेज है, इस फेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है, तेजी से इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को थिकनेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मोटापा प्रोवाइड करवाता है एंडोमेट्रियम वॉल को। और साथ ही साथ, क्योंकि याद कीजिए, इससे पहले ही मैंने अभी आपको बताया कि जो पीरियड्स होता है फीमेल्स को, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड था उसमें क्या था, एक मैंने बताया कि ब्लड वेसल भी था। तो जब वो ब्लड वेसल भी उसके थ्रू फीमेल के बॉडी से बाहर चला गया, तो अब क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होगा। तो वो जो न्यू ब्लड वेसल का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इस एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा जो फेज था वो फेज था ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज जो कि सिर्फ एक दिन का होता है, जिस दिन ओवम रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, तो देखिए ऑन 14th डे, जो 14वां दिन होता है ना, उस 14वें दिन पे क्या होता है
कि एलएच सेक्रेशन एकदम हाई हो जाता है, जैसे नॉर्मली जितना उसको हाई होना चाहिए वो नॉर्मली उतना हाई नहीं, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि देखिए 14वें दिन पे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है, उस 14वें दिन पे क्या होता है कि एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यदि एलएच का फुल फॉर्म नहीं याद हो किसी को तो लिख लीजिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो 14वें दिन पे क्या होता है, वैसे एफएसएच का भी सेक्रेशन हाई होता है, बट एलएच का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज एलएच सर्ज, तो आप सिंपली बोलोगे ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच सेक्रेशन इंक्रीजेज, सो कॉल्ड एलएच सर्ज। इसी को क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। तो जैसे ही एलएच सर्ज हो जाता है तो एफएसएच भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो जो ओवम था ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में, वो उससे बाहर निकल जाता है, और कहां पे आ जाता है, यूट्रस में, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में। वो कहां पे आ जाता है, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट के फैलोपियन ट्यूब में, और इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं भैया ओवुलेशन, ठीक है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, 14वें दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है, उसमें एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सेक्रेशन है बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण एफएसएच का भी सेक्रेशन हाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज। जिसके कारण जो ओवम था वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। जैसे होता है ना कि मान लो आप जिस रूम में हो, उस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आप उस रूम से निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि गर्मी है, आपने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे गर्मी लगेगी आप क्या करोगे, कपड़े धीरे धीरे करके उतारोगे ना। सेम वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे भी जैसे जैसे एलएच का सेक्रेशन हाई होता है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज, तो वैसे ही क्या होता है, जो ओवम है वो ओवम रिलीज हो जाता है, कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो जो एलएच था भैया, उस एलएच का फंक्शन क्या है, थोड़ा ये भी देख लीजिए। तो इट रप्चर्स फॉलिकल लेयर अराउंड ओवम एंड रिलीजेस ओवम। ये जो एलएच है ये करता क्या है, एलएच के आसपास, सॉरी ओवम के आसपास जो लेयर बना हुआ होता है, उस लेयर को ये तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने रस्सी से बांध रखा है, अब कोई आएगा, यदि किसी को आपको छुड़ाना होगा तो क्या करेगा, उस रस्सी को काटेगा ना। सेम वैसे ही ये जो एलएच होता है, ये एलएच क्या करता है, ओवम जो जुड़ा हुआ होता है जिस लेयर से, फॉलिकल के लेयर से, उसको एलएच जो है तोड़ देता है, जिसके कारण क्या, वो जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। इसका एक और भी फंक्शन है, इट फॉर्म्स एंड मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम को बनाता भी है और उसको मेंटेन भी रखता है। मेंटेन रखने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे पैदा हो गया, तो बच्चे पैदा होने का इन द सेंस ये नहीं कि सारा काम हो गया, अब उसको मेंटेन रखना है, इन द सेंस उसकी पढ़ाई कैसे होगी, वो अच्छा कैसे बनेगा, अच्छा काम कैसे करेगा, वो अपने लाइफ में सक्सीड कैसे होगा। सेम वैसे ही ये जो एलएच है ये कॉर्पस लूटियम को बनाता भी है और साथ ही साथ उसको मेंटेन भी रखता है, और उसको ये बचाता भी है ग्राफियन फॉलिकल से, ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे बचाता भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया ओवुलेटरी फेज। एक बात और है, एक है नोट पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, रिदम मेथड, ठीक है।
रिदम मेथड किसको बोलते हैं? सेफेस्ट पीरियड। सेफेस्ट पीरियड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है, कुछ कपल्स ऐसे सोचते हैं कि अभी तो हमारी शादी को जस्ट 1 ईयर्स हुए हैं, 2 ईयर्स हुए हैं, या फिर जो वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो फटाफट से मतलब कि 1-2 साल के अंदर में ही, ये नहीं कि बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटल होने के लिए। या फिर जो अनमैरिड कपल होते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं, मतलब कि जो चाहे मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो, जो प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए ये है रिदम मेथड, जिसको बोलते हैं सेफेस्ट पीरियड। ये एक नेचुरली बर्थ कंट्रोल मेथड है, नेचुरली बर्थ कंट्रोलिंग मेथड है। कौन सा? रिदम मेथड। अब रिदम मेथड में देखिए होता क्या है, जरा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, ठीक है, 28 डेज का है, तो एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ओवुलेशन डे, ओवुलेशन डे, ठीक है, ओवुलेशन डे। ओवुलेशन डे का फॉर्मूला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज। अब देखिए, ये तो मैंने बताया हुआ था कि जनरली जो सामान्य होता है वो जनरली 28 to 29 डेज का होता है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 28 या फिर 29 डेज का ही होगा। वो 30 डेज का भी हो सकता है, 31 डेज का भी हो सकता है, वो 25 डेज का भी हो सकता है, 26 डेज का भी हो सकता है, 27 डेज का भी हो सकता है, 29 डेज का तो होता ही है, ठीक है। तो ये मतलब कि उसके आसपास 1-2 दिन इधर 1-2 दिन उधर का हो सकता है। बट जैसे मान लीजिए किसी का 28 डेज का है, ठीक है, जनरली जो होता है 28 डेज का। यदि किसी का 26 या फिर 20 से कम डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इन द सेंस उनको किसी फीमेल डॉक्टर से, किसी डॉक्टर से सलाह लेने की, कंसल्टेंसी की जरूरत है, कि हो सकता है उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने कम डेज का है, ठीक है। या फिर किसी में 31 डेज का है या फिर उससे ज्यादा का है, ठीक है, या फिर उस 32 का है, 31 का है, 32 का है। तो यदि किसी में 31, 32 या फिर इससे ज्यादा है, तो उनको भी नीड होती है डॉक्टर से सलाह लेने का। हो सकता है उनके भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर कोई टेंशन की वजह से जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्ट्रेस या फिर टेंशन, इन सब की वजह से भी कम ज़्यादा भी हो सकता है या फिर मिस भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए किसी स्पेशली फीमेल्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, जो शादीशुदा हैं या फिर कुछ भी, तो अपनी लाइफ में बस खुश रहिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की कोई नीड नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो ओवुलेशन डे है उसका फॉर्मूला है मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज। मैं मान के चलता हूं कि कोई एक फीमेल है, ठीक है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का है, ठीक है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 30 डेज का है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 30 माइनस 40 डेज, आया कितना, 16th डे। यानी कि इस फीमेल के अंदर जो ओवम रिलीज होगा, जो इस फीमेल के अंदर जो ओवुलेशन होगा, यानी कि ओवम जो रिलीज होगा, वो 16th डे पे होगा, ठीक है। अब देखिए, ये कोई जरूरी भी नहीं कि 16th डे पे ही हो सकता है कभी का, जनरली यही होगा, जनरली 16th डे पे ही होगा, लेकिन हो सकता है किसी मंथ 15th डे पे हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 15th डे, या फिर हो सकता है किसी मंथ 14th डे पे ही हो जाए, तो 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकता है, या फिर उधर किसी मंथ 17th डे पे हो जाए, किसी मंथ 18th डे पे हो जाए, ठीक है। यानी कि इसके आसपास का 2-3 दिन उधर और 2-3 दिन इधर, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड, ठीक है। यही क्या है, मान लीजिए आप इसको 13th टू 19th डे, यानी कि 7 डेज, 7 डेज, ठीक है। यही क्या होगा, इनका फर्टाइल पीरियड, यानी कि जब इनको बेबी चाहिए होंगे
तब इनका जो क्वाइटस है वो कंपलसरी होगा इन डेज में, ठीक है। बट यदि उनको अभी बेबीज नहीं चाहिए तो वो उनको इस पीरियड में अवॉइड करना होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। जैसे ही वो इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे, उसके अलावे चाहे वो उससे पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाए या फिर उसके बाद, उसे ही बोलते हैं सेफेस्ट पीरियड, जिसको बोला जाता है रिदम मेथड। उस टाइम किसी पर्सन को ना तो कोई कॉन्डम या फिर किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है, ठीक है। उस टाइम बिल्कुल सेफेस्ट पीरियड होता है। यदि मेल का स्पर्म फीमेल के अंदर में भी चला जाता है तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसी को बोलते हैं सेफेस्ट पीरियड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, सेफेस्ट पीरियड बोलते हैं रिदम मेथड को। ये एक नेचुरली बर्थ कंट्रोलिंग मेथड है, ठीक है। ओवुलेशन अकर्स रफली अबाउट द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। रफली यानी कि आसपास, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल के आसपास ओवुलेशन होता है। जैसे कि 28 दिन का था तो 14th डे, और 30 दिन का था तो 16वां डे, क्या है एकदम मिडिल आया ना, यानी कि मिडिल के आसपास ओवुलेशन होता है, यही बोल रहा है। फर्टिलिटी पीरियड व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर इज अप टू 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। यानी कि आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो गया, जब ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, तो उसके बाद 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बिकॉज वो जो ओवम होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे तक ही वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करती है। यदि वहाँ पे कोई स्पर्म आया होता है तो वो उसके साथ फर्टिलाइज कर लेती है, और यदि स्पर्म नहीं आया होता है तो वो फिर डीजेनरेट होकर के नेक्स्ट पीरियड जब फीमेल को होता है तो उसी के साथ वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल बी नेचुरली प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि प्रेगनेंसी बिकॉज अनसेफ पीरियड फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो फर्टिलिटी पीरियड है, जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ था कि जो 30 दिन का जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल था, जिसमें ओवुलेशन डे अप्रॉक्स 16th डे पे आ रहा था, तो 16th डे के आसपास मैंने ले लिया, ठीक है। कोई चांस नहीं लेना, क्यों भाई कोई चांस लेना जब अभी बेबीज नहीं चाहिए, 2-3 दिन तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। सो 13th डे से लेकर के 19th डे तक जो होगा उसको बोलेंगे फर्टिलिटी पीरियड। तो यदि आप फर्टिलिटी पीरियड में सेक्स को अवॉइड करते हैं, यदि एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हैं, देन वो नेचुरली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा, यानी कि बेबी का, प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो ही गया। ओवुलेशन पीरियड कैन बी नोन एज द बेसल बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जैसे ही फीमेल, मैंने बताया था कि जो ओवुलेशन डे होता है उसमें क्या होता है कि फीमेल्स का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 297.5 या फिर 98 भी बोल सकते हैं। तो उतना फ़ारेनहाइट जो होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हो रहा होता है तो उस टाइम जो फीमेल के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। पीरियड प्रायर टू ओवुलेशन इज सेफ, अभी बताया हूँ कि जो ओवुलेशन ये है, ओवुलेशन से पहले का ये बोल रहा है पीरियड प्रायर टू ओवुलेशन इज सेफ, यानी कि प्रायर मतलब पहले, यानी कि ओवुलेशन से पहले का पीरियड सेफ होता है। डेफिनेटली इससे ये जो फर्टाइल पीरियड है इससे पहले भी सेफ है और इसके बाद भी सेफ है। सिर्फ यही फर्टाइल पीरियड है जो कि अनसेफ पीरियड है, अदरवाइज इससे पहले का भी सेफ है और इसके बाद का भी सेफ है। अब चलिए हो गया सेफ है। अब देखिए उसके बाद वही ये बात कह रहा था कि पीरियड प्रायर टू ओवुलेशन इज सेफ, यानी कि ओवुलेशन से पहले का जो टाइम होता है वो सेफ होता है। तो डेफिनेटली उससे पहले का टाइम भी सेफ होता है और उससे बाद का टाइम भी सेफ होता है, ठीक है। सो इट विल बी बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि यहाँ पे उसने ये 28 डेज को लेकर के कंसीडर किए हैं
और 28 डेज के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का हो उनको 10th डे से लेकर के 17th डे के तक, इसमें भी दिख रहा है आपको एक हफ्ते का, तो 10th डे से लेकर 17th डे तक का जो पीरियड होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है। सो इस टाइम सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, वही इसमें कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 फेज। अब हम चौथे फेज पे आते हैं, जिस फेज का नाम है सेक्रेटरी फेज या फिर लुटियल फेज। सेक्रेटरी फेज या फिर लुटियल फेज। अब देखिए इसमें 2 केस आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ओवुलेशन हो गया तो जो चांसेस होती है, एक तो फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है यदि स्पर्म पहुंचा है तो, और दूसरा कि स्पर्म यदि नहीं गया है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो जब हम केस 1 की बात करेंगे, इफ fertilization will occur between sperm and ovum at ampullary region of fallopian tube causes। याद रखिएगा मैंने बताया हुआ था जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुलरी रीजन पे जो एम्पुला वाला पोर्शन होता है वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यदि फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुलरी रीजन पे स्पर्म और ओवम के बीच, तो क्या क्या हो सकता, तो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो क्या क्या आगे हो सकता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा कंप्लीट। ठीक है, और वो क्या करेगा, फॉर्म ओवम, यानी कि ओवम बनाएगा और नया पोलर बॉडी बना है तो उसमें से ओवम निकलेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, जो कॉर्पस लूटियम है, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म और ओवम के बीच में, तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, वो डीजेनरेट नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आगे चल करके उसको क्या बनाना है, एक नया बेबी बनाना है, नया जाइगोट बनाना है, नए बच्चे को पैदा करना है। सो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा LH के द्वारा। सो कॉन्टिन्यूसली सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन है वो भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, जिसके कारण जो फीमेल का यूटेराइन वॉल है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो कुछ टूटे फूटेगा भी नहीं। अब जब कुछ टूटने फूटने का मतलब जो मैंने बताया था, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में जो डिजेनरेटिव एंडोमेट्रियम वॉल था, ब्लड वेसल था, ब्लड था, म्यूकस था, तो जब कुछ टूटे फूटेगा नहीं तो आगे वो बनेगा भी नहीं। यानी कि जब यूटेराइन वॉल में कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुआ, जिसके कारण प्रेगनेंसी होगी और जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज याद रखना कि जब किसी की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, ओवुलेशन हुआ तो 2 केसेस बने थे मैंने बताया, एक तो फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और दूसरा फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन यदि होगा तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम जो कॉर्पस लूटियम है वो मेंटेन रहेगा, जिसके कारण यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वॉल था उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसके कारण प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी और अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। अब केस 2 में क्या होगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, साथ ही साथ उसमें क्या नहीं, मैंने क्या बताया था, कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, इसमें कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देखिए कॉर्पस लूटियम बिकम्स डीजेनरेट, नष्ट हो जाएगा और टूट फूट करके एक पीला कलर का एक स्कार बना देगा, जिस स्कार को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, जिसके कारण जो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन है वो स्टॉप हो जाएगा और यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्रेटरी और लूटियल फेज में। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट याद रखिएगा कि कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है,
ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद एक दो बार बोर्ड में भी पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो कॉर्पस लूटियम होता है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा मेंटेन रहेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो डीजेनरेट हो जाएगा। सो जो ये कॉर्पस लूटियम है ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक क्वेश्चन, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का, फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कोई एक फीमेल है, ठीक है, जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज 32 डेज है, तो उसमें ओवुलेशन किस दिन होगा, किस डे पे होगा? फटाफट से कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइमर का ऑप्शन है क्या? टाइमर लगा दिया हूँ, फटाफट कीजिए। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए, होप कर लिए होंगे, तो चलिए, होप कि आप बना लिए होंगे। जिसको मैं बना देता हूँ, चेक कर लीजिएगा। अभी अभी मैंने बताया हुआ था कि ओवुलेशन डे इक्वल्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का है, उसमें से 40 डेज को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि उस फीमेल का 18th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए फिगर, फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। देख लीजिए, ये मैंने बताया हुआ था, मेंसेस जो हो रहे हैं 1 to 5 डेज में, ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट ब्लैक वाला कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 1 to 5 डेज जो होता है, इस 1 to 5 डेज में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है इसको बोलते हैं मेंसेस। क्या बोलते हैं? मेंसेस, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है तो ये निकल रहा है। उस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलने के बाद फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होता है, जिसमें फॉलिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा ये आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया है। ग्रोइंग फॉलिकल लिखा हुआ था यहाँ पे, देख लीजिए यार, ये रहा ग्रोइंग फॉलिकल लिखा हुआ है, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया। ये है 14वां दिन, 14th डे। 14th डे पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे LH दिख रहा होगा, ये वाला LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। FSH का भी हुआ है, बट मेनली LH का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। और इसी के कारण क्या हुआ, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल में से ये वाला जो ओवम है बाहर आ गया, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। यहाँ पे क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया, ठीक है। और ओवुलेशन होने के बाद उस पे कॉर्पस लूटियम का लेयर चढ़ जाता है, दिख रहा होगा यहाँ आपको। जब वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है, जब वो नॉर्मली रहेगा, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और नष्ट हो करके वो जो ओवम जो होता है वो नेक्स्ट मेंसेस, ये जो है ये क्या है, ये अगला नेक्स्ट
मेंसेस, यानी कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यही था आपका टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक, एक और थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा ईस्ट्रस साइकिल के बारे में। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है याद रखिएगा वो फीमेल प्राइमेट्स में होता है, और जो ईस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है। जैसे कि रैट हो गया, जैसे कि रैट हो गया, रैबिट, काउ, डॉग, इस सब में क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल होता है। याद रखिएगा जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो ब्रीडिंग सीजन, ब्लीडिंग नहीं, ब्रीडिंग सीजन में होता है। ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो ब्रीडिंग करने का, यानी कि सेक्स करने का बोल सकते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करने का एक सीजन आता है, उसी सीजन में वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर कर पाते हैं। तो ये ईस्ट्रस साइकिल ब्रीडिंग सीजन में ही होता है। इन नॉन ब्रीडिंग सीजन, जब उनका सीजन नहीं होता है तो ये जो ईस्ट्रस साइकिल है ये सस्पेंड हो जाता है, यानी कि रुका हुआ रहता है, रुक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। याद रखिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंट्रम। इन ईस्ट्रस साइकिल एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल इंक्रीजेज, सो फीमेल डिजायर फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, जो ईस्ट्रस साइकिल होता है उनमें भी क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सेक्रीशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें डिजायर होता है कॉपुलेशन करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अपने पार्टनर के साथ। सो इसी पीरियड को बोलते हैं हीटिंग पीरियड। याद रखिएगा। और जो ईस्ट्रस साइकिल होता है ना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता था, ईस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। और ये भी एक बार नीट में पूछा जा चुका है, और उसमें इन्होंने बोला हुआ था नो ब्लड लॉस अकर्स इन ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला जो है आपका, ये नीट ऑब्लिक बोर्ड दोनों में ही ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, जो ईस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना है, पता ही है, कमेंट करो यार, शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते यार, वेरी बैड। सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। आसपास के भी कोई हो, मम्मी पापा, सभी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जो ऐसे हो जो नहीं वीडियो देखे या फिर नहीं देख रहे हो, उनके फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस मत करना। ठीक है, बट इसीलिए आप लोग के लिए 11th की वीडियो लाता हूँ, जिसके कारण 11th वाले बच्चे भी जुड़ पाएँ। 12th वाला भी वीडियो लाता हूँ जिससे 12th के बच्चे भी जुड़ पाएँ। और इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लाता हूँ जो 11th 12th ही नहीं, उससे पहले भी 8 9 10th, चाहे 12th पास आउट हो, कपल हो, शादीशुदा हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए, आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।